हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। मैंने 2024 दी थी बट मेरा रैंक काफ़ी अच्छा नहीं रहा क्योंकि मेरा मार्क्स 620 ही बना। तो खैर ये सब टॉपिक को छोड़ते हैं और मैं जो बता रही हूँ वो एलन के रिव्यू टेस्ट के बारे में बता रही हूँ, मतलब कि एलन का टेस्ट कैसा है वो बता रही हूँ। लीडर टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो पहला टेस्ट सीरीज़ हो गया है, तो उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट आया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आए थे एंड वेक्टर से भी था। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे, सारा फार्मूला बेस्ड था। अगर आप फिज़िक्स के लिए एमा सर को फॉलो करते हैं फिर भी सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एमा सर के नोट से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बाहर पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बता भी दे रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था वो सिंपल था, मतलब कि ईरर जो हम निकालते हैं परसेंटेज में। पहला क्वेश्चन था हमें 2k3l² m रूट एन। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना था, 3 डेल्टा के बाई के एंड प्लस 2 प्लस डेल्टा एल बाई एल, ऐसे करके और सबका वैल्यू दिया हुआ था। इसमें सिर्फ सबका वैल्यू पुट करना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। और सेकेंड में पूछा गया था सिंपल फार्मूला बेस्ड था, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर पे, इस पर फार्मूला बेस्ड पे पूछा गया था। और थर्ड क्वेश्चन था जो कि ये तो एम सर ने कितना बार कराया होगा, अनलिमिटेड टाइम करवाया होगा। जैसे 4q है एंड q है और q है, तो x 0 है और यहाँ से यहाँ पर 1/2 है और फिर यहाँ से यहाँ 1/2 है। हमें पूछा गया है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q विल बी 0 इफ़ q इज़ इक्वल टू, q का हमें वैल्यू पूछा गया है। तो हमें सिंपल सा पता है कि यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालते हैं तो हाँ, तो यहाँ पे हमारा सिंपल था kq इंटू 4q बाई l² और ये वाला फॉर्मूला था kq इंटू q l/2²। यहाँ से हम ये सबको कट कर देंगे और यहाँ से हमारा q का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस पे पूछा। और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, मतलब कि रैंडम एरर में पूछा गया था और ऑप्शन दिया गया था टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स एंड टू टेक द एवरेज ऑफ रिजल्ट। तो ये वाला इसका आंसर सही था। और 5 में हमें पूछा गया था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर में हम इसमें यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पे गामा का वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पे 1 हमें इसका वैल्यू पूछा गया था। एंड 6 क्वेश्चन जो है उसमें हमें q बराबर NE, तो इसमें हमें पूछा गया था कौन सा चार्ज का वैल्यू पॉसिबल। और 7 क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो टॉर्क मैक्सिमम है वो कहाँ लगेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम जो होता है वो टॉर्क बराबर PE sin 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम लगता है, बस इतना ही। और यहाँ पे Q इंटू L था, इसका वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और वही 8 क्वेश्चन में पूछा था सिंपल वेक्टर वाला क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हो। एंड 9 क्वेश्चन में हमारा जो 9 क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको बोला है कि जो हम इसको v वेलोसिटी से वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं। तो हमें पता है v में x एक्सिस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, बट y एक्सिस में इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा बट हॉरिजॉन्टल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इस टाइप से दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 में है, तो 10 का क्वेश्चन एकदम मतलब कि जो है वो फॉर्मूला ही बेस पे है। जैसे कि एक -q है और +q है, तो -q ये दोनों मतलब कि डाइपोल है, तो इस पर हम F बराबर QE फॉर्मूला पे बना सकती हैं। एक्सियल पोजीशन पे है, तो एक्सियल पोजीशन पे हमें E का फॉर्मूला पता है 2kp/r³। सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो हमारा F हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा। तो इस पे हमें सिंपल फार्मूला बेस है, इस पे डालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और 11 में जो मुझे कंसेप्चुअल लगा था, जो कि मेरा इसमें रॉन्ग भी हो गया था, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था और एक ये दिया था और यहाँ पे +q रखा हुआ था और मतलब कि लाइन ऐसे निकाला हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे। तो मतलब कि चार्ज यहाँ, तो चार्ज यहाँ से आएगा ना कि इधर से आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। और एक इस टाइप का था,
यहाँ पे से निकल रहा था, बट ये पूरा ऐसे करके निकल रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस टाइप से नहीं निकलता है, क्योंकि हमारा जो ये रहता है हॉलो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, फिर यहाँ पे प्लस क्यू होगा, तो यहाँ से निकलेगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो ये वाला डायग्राम हमारा सही है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया बिगेस्ट यूनिट लेंथ। बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ का क्या होता है? बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ दिया हुआ था, एक लाइट ईयर दिया हुआ था, एक पैरालाइटिक सेकेंड दिया हुआ था। जो पैरालाइटिक सेकेंड जो होगा वो सबसे बिगेस्ट यूनिट होगा। और 13 में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एंड 14 में पूछा था वेक्टर। 14 क्वेश्चन वेक्टर के लिए काफ़ी इजी था, क्योंकि इस पे पूछा गया था a इंटू वी एंड ए वी कॉस थीटा। तो इस पर एक मतलब कि ध्यान देने वाली बात थी, फाइंड आउट लेंथ ऑफ कंपोनेंट a अलोंग v के में पूछा गया था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको a cos थीटा a इंटू वी एंड बाई वी। अब इसमें सारा चीज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। एंड 15 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कौन सा रिलेशंस करेक्ट है। एक है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा। तो हमें ये वाला पता होगा, जिसका कि फॉर्मूला है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हर टीचर ये बताते हैं इस वाले इक्वेशन में जितना भी होगा, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सारा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और इसमें जो है, इसमें सारा पॉजिटिव नहीं होता है, इसमें शुगर है, साइन इसमें पॉजिटिव होगा एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस हो जाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा, और ये भी है कॉस माइनस थीटा, तो दोनों बराबर हो गया। ये मतलब कि इक्वेशन सही होगा। मतलब कि इतना ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। और 16 में पूछा गया है कि कौन सा मेथड हम डायमेंशन एनालिसिस से बोल सकते हैं करेक्ट है। तो हम एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, ये सब को हम पता नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, बट जो मल्टीप्लिकेशंस होता है उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि L बराबर MBR था, इसको हम बता सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से कि करेक्ट है या नहीं है। और 17 क्वेश्चन में पूछा गया था वेक्टर मैक्स विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सिंपल फॉर्मूला था tan थीटा बराबर y बाय एक्स। इस पे से भी आपका थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और 18 क्वेश्चन में पूछा गया था, सिंपल था यूनिट एंड डायमेंशंस का, जिसमें कि आपको सिंपल सा उसका यूनिट निकालना था। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। एंड 19 में था, 19 में क्वेश्चन 19 का भी काफ़ी इजी था। एंड 20 का क्वेश्चन जो था i प्लस जे प्लस के, इसमें वेक्टर के बारे में हमें सिर्फ बताना था, a इंटू वी ज़ीरो कर दे, आपका आंसर आ जाता। एंड 21 में था, ये भी थोड़ा एक कंसेप्चुअल टाइप का था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से था। इफ़ अ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इधर E लग रहा है, हॉरिजॉन्टल अगर E लग रहा है, तो हमें पता है Q पे जो फोर्स लगेगा वो भी राइट साइड लगेगा। बट हम इसको कूलम्ब फोर्स के अपोजिट लगाना चाहते हैं, तो अब इस पे फोर्स इधर ना लग के इधर लगेगा। तो इसके लिए चाहिए कुछ सम एक्सटर्नल फोर्स, तो हम इसमें लगाएंगे एनर्जी इज टेकन फ्रॉम सम एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा ये भी काफ़ी इजी था। एंड इसके बाद 22 में था, मतलब कि वही बहुत ही ज़्यादा इजी था, यूनिट एंड डायमेंशन से था, जिसका कि पहले पूछा था। ये भी काफ़ी इजी था, असोसिएशन रीजन था बट इजी था। 23 में NU कांस्टेंट पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी बस सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है और आपको मिल जाएगा। एंड 24 में जो था ये भी एकदम सिंपल था, इसमें वैल्यू दिया हुआ था 3a प्लस 2v का निकालना था। a का वैल्यू दिया था, सिंपल वेक्टर था, इसका भी इसमें भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब 25
25 में हमें सिर्फ डायमेंशन निकालना था टेंशन एंड सरफेस टेंशन का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। एंड 26 में हमें वही डायमेंशन एनालिसिस, मतलब कि ये भी बहुत फॉर्मूला बेस्ड पे था। एंड 27 में भी हमें इसको प्रूफ करना था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था, मतलब कि वेक्टर के ही फॉर्म पे था। एंड 28 भी वेक्टर ही था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। एंड 29 पे हमें पूछा गया था एपी एंड जीपी। एपी और जीपी आपको सीरीज़ याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी था। एंड 30 में सिंपल डिफ्रेंशिएशंस पूछा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। एंड 31 में ग्राफ पूछा था k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m पे सिंपल एक ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर पे आप सिंपल एक ग्राफ था। एंड 32 पे था सिंपल, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। एंड 33 में था कि ऐसा कौन सा यूनिट एंड डायमेंशंस पे था जिसमें लेंथ का वैल्यू -1 आता है, तो ऐसा जो था वो प्रेशर, एक ही ऑप्शन दिया हुआ था। एंड 34 में असर्शंस एंड रीज़न था, इसमें असर्शन रीज़न था बट ये डायमेंशन एनालिसिस पे था, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ईजी था। एंड 35 जो था वो फॉर्मूला बेस्ड था, इस पे मतलब कि E बराबर के क्यू बराबर आर स्क्वायर पे पूछा गया था और Q बराबर एन ही होता है, इस पे सारा फॉर्मूला पुट करेंगे और ये हमारा बन जाएगा। एंड 36 में एक सिंपल सा पूछा गया था, ये तो हम लोग को याद ही हो जाता है पढ़ते पढ़ते। ये थीटा है और यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ है, तो हमें कितना इस पे, ये तो हमें पता है ये थीटा हो जाएगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा टी कॉस थीटा लगेगा और नीचे mg लगेगा और इधर जो लगेगा टी साइन थीटा और इधर फोर्स लगेगा। तो अगर हम ये सबको बराबर कर देते हैं तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा क्यू ई बाई mg, इस पे इजली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड अब 37 पे सिंपल डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन था जिसमें कि dv बाई डी एक का पूछ रखा हुआ था, सिंपल डिफ्रेंशिएशन से इजली बन जाएगा। एंड 38 में भी सेम टू वही रिपीटेशन क्वेश्चन है, टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू ई बाई mg, इस टाइप का क्वेश्चन था, ये भी इजली बन जाएगा। एंड 39 में जो पूछा गया था वो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। एंड 40 में जो पूछा गया था वो सिंपल मतलब कि स्क्रू गेज पे पूछा गया था, जिसमें कि लिस्ट काउंट भी दिया हुआ था आपको एंड आपसे डायमीटर पूछ रहा था। तो इसका सिंपल फार्मूला है मैन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, इस टाइप से था। एंड फार्मूला पे पुट करते और आपका आंसर आ जाता है। एंड 41 में था, ये एक सिंपल सा था, पोटेंशियल पे पूछ लिया गया था, काफ़ी इजी था, वी पी बराबर के क्यू बाई आर, इस पे पूछ रखा था। एंड 42 में मतलब कि एक आइस दिया हुआ था और एक एफ वाटर दिया हुआ था, ये दोनों का मतलब कि फोर्स बराबर था, तो हमने इसमें पूछ रखा था डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ आइस का पूछ रखा हुआ था। तो हम इसका सॉल्व कर सकते थे, क्यू स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर आ जाता है। एंड 43 पे हमें सिंपल एक दिया हुआ था ये, और हमें पूछ रहा था वैल्यू ऑफ क्यू पूछ रहा था, तो वैल्यू ऑफ क्यू का यहाँ पे क्यू था 10 माइक्रोकूलम था एंड 10 माइक्रोकूलम था और ये क्यू था। तो यहाँ पे हम फोर्स अगर F1 ले लें और इधर भी फोर्स F1 ले लें तो ये इधर हो जाएगा F1√2 और इधर जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा, तो हो जाएगा F बराबर -√2 F1 और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड 44 में था, वर्क पे पूछा गया था, सिंपल था, F इंटू एस था, क्यू ई इंटू एस, इसका वैल्यू पुट करते आपका आंसर आ जाता, मतलब कि जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही है सारा। एंड 45 में जो था उस पर भी बहुत ही मतलब कि इसमें थोड़ा मुझे कंसेप्चुअल लगा, इसमें दिया था 1 kg जो है न्यू सिस्टम में इतना है, तो 1 kg कितना होगा न्यू सिस्टम में, तो 1/8 दिया हुआ था। ऐसे करके आप बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एंड 46 में जो था, 46 में भी काफ़ी ज़्यादा था, वही सब
घिसा पिटा करना है। एंड 47 में हमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाना था, E बराबर माइनस dV/dr। एंड 48 में हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछा गया था, ये भी काफ़ी इजी था। एंड 49 में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्राफ के बारे में पूछा गया था, रिंग अलोंग इट एक्सिस यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान ली ये ग्राफ में हमें याद रखना ही चाहिए, ये हो गया एंड ये हो गया। ये तो हॉलो के लिए होगा, सबको याद ही होगा। एंड ये सॉलिड के लिए और रिंग के लिए तो हमें याद रखना ही है, ऐसे होगा। बस यही सब ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जाएगा, कोई भी टेस्ट में। और 50 में जो पूछा गया है डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है एनर्जी का। बस इतना ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे कोई भी ज़्यादा ना कंसेप्चुअल है, सीधे फॉर्मूला बेस पे पूछा गया। और ऐसा ही नीट एग्जाम में आता है, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो 2024 का पेपर। थैंक यू। वेट गाइस 1 मिनट। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड कर सकूं। एंड मेरा कितना मार्क्स आया और मैं कौन सा सिली मिस्टेक की जिसके कारण से मेरा मार्क्स कट गया। एंड जो क्वेश्चन मुझे आता भी था वो मैंने किस वजह से गलती की, क्वेश्चन पढ़ने में गलती की क्या की, ये आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा और मेरा वीडियो वंस अगेन, तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।